हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज इस फॉरेंसिक साइंस की वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल्स। हैंड राइटिंग फॉरेंसिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है जिसमें डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स इन सब की स्टडी की जाती है, फोर्जरी डिटेक्ट की जाती है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। इन केस यू वांट दैट, तो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर हैंड राइटिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। हैंड राइटिंग एक पर्सन की उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। वो एक पर्सन का सिचुएशन, मेंटल कंडीशन, ये सब कुछ बताती है। लाइक एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा पेन प्रेशर के साथ लिखता है, बोल्ड लेटर्स बनाता है, उसके लेटर्स में मोर क्लैरिटी होती है इन कम्पेयर टू दी इंट्रोवर्ट पर्सन जो थोड़ा सा हल्के हाथों से लिखता है। ओके, क्लैरिटी दोनों में प्रेजेंट हो सकती है बट पेन प्रेशर कहीं ना कहीं डिफ़र करता है। वहीं पे अगर कोई काफ़ी टेंशन में है तो उसकी राइटिंग थोड़ी सी क्लमजी टाइप की बनती है। तो इस तरह से कई चीज़ों का आप पता लगा सकते हैं एक पर्सन की हैंड राइटिंग के बेसिस पे। ज़रूरी नहीं है कि ये हर वक्त करेक्ट ही हो, 100% एक्यूरेट ही हो, बट प्रेडिक्शंस कुड बी मेड। तो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट लेट अस कीप दिस पॉइंट इन माइंड। सबसे पहला ये कि हर एक पर्सन की हैंड राइटिंग यूनिक होती है। किसी भी दो पर्सन की हैंड राइटिंग सिमिलर नहीं हो सकती, जस्ट लाइक हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। आई नो बहुत से लोग इस बात से थोड़ा बहुत डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ लेंगे तो आई अश्योर यू कि कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट से भी अग्री करेंगे। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन की हैंड राइटिंग उसके ग्राफिक पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करता है। ग्राफिक इन द सेंस पिक्टोरल पर्सनैलिटी को दिखाता है, डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है। किसी भी दो पर्सन की राइटिंग सेम नहीं हो सकती और परफेक्ट किसी की भी राइटिंग का इमिटेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन एक पर्सन ने जो अभी जिस चीज़ को लिखा है वो सेम वैसा ही उसको कॉपी नहीं कर सकता। थोड़े बहुत तो वेरिएशन प्रेजेंट रहेंगे ही। इन सारी चीज़ों के बारे में हम फर्दर प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि पर्सन की हैंड राइटिंग एज के साथ साथ चेंज होती रहती है। आप खुद ही सोच के देखिए कि आपकी हैंड राइटिंग अब भी वैसी ही है जैसी वो बचपन में हुआ करती थी? ऑब्वियसली नॉट। एक एज के बाद पर्सन ग्राफिक मैच्योरिटी अटेन कर लेता है और उसी के साथ साथ उसकी हैंड राइटिंग और भी बेहतर होती चली जाती है। देन आफ्टर अ सर्टेन एज, जब वो सेनेसेंस यानी कि ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तो वो हैंड राइटिंग वापस से कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड वाली हैंड राइटिंग जैसे क्लमजी टाइप की हो जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ हैंड राइटिंग। यू मस्ट कीप दिस इन माइंड कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ यूनिक। किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करना नेचुरली या फिर ह्यूमनली बहुत ही कम चांसेस है कि पॉसिबल हो। देयर विल बी स्लाइट वेरिएशन। हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है। इवन इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, एटलीस्ट उनके फिंगरप्रिंट्स तो यूनिक होते ही हैं। तो हैंड राइटिंग को एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। किसी पर्सन की हैंड राइटिंग उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, उसकी खुद की पहचान होती है, वो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है अनटिल वो ग्राफिक मैच्योरिटी अटेन कर ली हो। तो एग्जैक्ट सिमिलर कोई नहीं कॉपी कर सकता। उसका पेरेंट भी नहीं, उसका फ्रेंड, नियर एंड डियर वंस, ना ही वो टीचर जिससे देखकर वो बच्चा लिखना सीखा है, वो भी उसकी हैंड राइटिंग को एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकता है। पर आजकल आप देख सकते हैं कि लोगों की हैंड राइटिंग की कॉपी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेसिंग हो गया। ट्रेसिंग फोर्जरी जो है वो बहुत ही कॉमन मेथड होता है किसी की राइटिंग को इमिटेट करने का, बट एक एक्सपर्ट से ये भी नहीं छुपता। और भी बहुत से मेथड है जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर क्रिएटिंग दी फोर्स्ड कॉपीज़ ऑफ अ राइटिंग, जैसे कि कलर कॉपीज़ हो गए, स्कैनर कंप्यूटर्स हो गए, डिजिटल कैमरा हो गए, ये सब का यूज़ किया जाता है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर एक पर्सन की हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है एंड हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। बट क्या वो मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पर्सन की हैंड राइटिंग इतनी डिफरेंट होती है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ अ पर्सनस हैंड राइटिंग आर मैंशनड हियर। सबसे पहला होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस। एक बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर टीचर से सीख रहा है सेम स्कूल का, तो उसकी राइटिंग कंपेरेटिवली
कंपैरेटिवली अलग होगी दूसरे बच्चे से जो कि सेम स्कूल में होकर भी दूसरे किसी और टीचर से लिखना सीख रहा है। तो ये पहला था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस। देन अगला आता है फैमिली और फ्रेंड का इन्फ्लुएंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड के या फिर मदर फादर या अपने सिबलिंग्स के ही राइटिंग स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मे बी कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। वहाँ से हम कुछ ग्राफिक स्टाइल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और इस वजह से हमारी राइटिंग में एक बड़ा इम्पैक्ट हमारी फैमिली और फ्रेंड सर्कल का भी पड़ता है। फिर इसके बाद आते हैं राइटिंग इनपुट्स। जब किसी पर्सन को एक लिखने की हैबिट हो जाती है, वो कंटिन्यूसली लिखता जाता है, तो वो एक सबकॉन्शियस आर्ट हो जाता है। बट अगर पर्सन चाहता है कि वो अपने सबकॉन्शियस साइड को ओवर रूल करे, वो जो नॉर्मल लिखने का स्टाइल है उससे हटकर कुछ अगर करना चाह रहा है, उससे हट के अगर थोड़ा लिखना चाह रहा है अपने ओरिजिनल राइटिंग स्टाइल से, तब वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट हो जाता है एंड पर्सन स्टार्ट पुटिंग सम कॉन्शियस एफर्ट इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग देन हिज प्रीवियस या फिर ओरिजिनल वन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी पर्सन की हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। तो पर्सन की पर्सनैलिटी का प्रोडक्ट होती है उसकी हैंड राइटिंग। बहुत से फैक्टर्स होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के विच इन्फ्लुएंस अ पर्सनस हैंड राइटिंग, जैसे कि उसका इमोशनल लेवल, उसका इमोशनल सेटअप क्या था उस वक्त, उसका एटीट्यूड कैसा है माइंड का, उसकी हेल्थ कैसी है, या फिर उसका पर्सपेक्टिव क्या है टूवर्ड्स हिज लाइफ, वो सब कुछ बताती है उसकी हैंड राइटिंग। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं जो कि एक पर्सन की हैंड राइटिंग के इंडिविजुअलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक राइटिंग स्किल कैसी है, वो कितनी तेज़ी से लिखता है। यूजुअली जो थोड़ा तेज़ लिखते हैं उनकी राइटिंग कंपैरेटिवली अलग होती है विद द पर्सन व्हेन कंपेयर्ड विद द पर्सन जो थोड़ा धीरे लिखता है। देन इसके बाद प्रोफेशनल नीड्स क्या क्या हैं, ईगोस्टिक एटीट्यूड उस पर्सन का, या फिर वो कितना कॉन्शियस है अपने लेटर्स को लेके, पैराग्राफ या वर्ड जो कुछ भी कंपोज कर रहा है उन चीज़ों को लेके। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं विच एक्ट एज अ बेसिक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर when we talk about the individualization of a person's handwriting। और यहाँ पे हमारा पहला प्रिंसिपल ख़त्म होता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल वेरिएशंस। देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम होता है, वैसे ही हैंड राइटिंग में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होता है। वो ये है कि नो पर्सन कैन राइट ट्वाइस एग्जैक्टली अलाइक, मतलब कि कोई भी इंसान दो बार एक ही तरह से नहीं लिख सकता है। अब सपोज़ कीजिए कि किसी पर्सन से कहा जाए कि भाई एक साथ दो बार सिग्नेचर करो, पर भी आई अश्योर यू कि वो दोनों सिग्नेचर्स ही सेम नहीं होंगे। दे कुड बी सिमिलर बट सेम नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ स्लाइट वेरिएशन ज़रूर प्रेजेंट होंगे। भले उसने एक ही साथ दो जगह साइन किया हो, पेन भी सेम हो, पेपर भी सेम हो, या जो भी राइटिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी वही होंगी, उसकी मेंटल कंडीशन भी सेम होगी, बट स्टिल वो दोनों सिग्नेचर में कुछ ना कुछ स्लाइट वेरिएशंस ज़रूर प्रेजेंट होंगे। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वेरिएशंस, जो ये कहता है कि वेरिएशन हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं हैंड राइटिंग में, भले वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो या फिर कम अमाउंट में हो। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों वेरिएशन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज वेरिएशन का होना एक ड्रॉबैक की तरह भी एक्ट करता है और वेरिएशन का नहीं होना भी एक ड्रॉबैक की तरह एक्ट करता है। आई नो दिस सेंटेंस मे साउंड कन्फ्यूजिंग टू यू, बट जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ राइटिंग कॉन्टेंट प्रेजेंट है, फिर भी उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कोई 2 लेटर का वर्ड लिखा गया है या बहुत ही छोटा सा सिग्नेचर है, फिर भी उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। वहीं अगर अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ राइटिंग कंटेंट आपके पास है, फिर तो उसमें इजीली आप वेरिएशंस को फिगर आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर नेचुरल वेरिएशंस क्यों होते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन कोई मशीन तो है नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज हमारा ब्रेन थोड़ा मोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता ही है, इस वजह से भी वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हेस्ट एंड स्पीड, कि किस स्पीड से आप लिख रहे हैं, वो भी एक कारण होता है। फिर मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो भी रीज़न हो सकते हैं। फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है पर्सन को, तब भी उसके राइटिंग स्टाइल पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज राइटिंग इज़ अ न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना। ठीक है। फिर अगला आता है मूड।
कोई बहुत ज़्यादा एंग्री है, सडनली कोई ऐसी चीज़ हो गई कि वो बहुत टेंशन में चला गया, एंजाइटी स्टेट में चला गया, तब भी वहाँ पे हैंड राइटिंग पे उसके इफेक्ट पड़ता ही है। इंटॉक्सिकेशन, अगर वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, उसने अल्कोहल ली हुई है, तब भी थोड़ा थोड़ा उसका हैंड जो है वो शेक करेगा, शेक की अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकता है ऐसे स्टेट में। तो दीज आर ऑल द रीज़न बिहाइंड नेचुरल वेरिएशन प्रेजेंट इन अ हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन। और कुछ फैक्टर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ या फिर इंजरी, किसी के हाथ पे कहीं पे चोट लगी हुई है, पुअर आई साइट, पर्सन को अच्छे से दिख नहीं रहा है। एज फैक्टर भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रिमरस हैंड राइटिंग, ट्रिमर्स आने लगते हैं पर्सन की राइटिंग में, जैसे एज के साथ साथ मसल वीक होती चली जाती है, पेन प्रेशर थोड़ा वीक हो जाएगा, होल्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो रहेगी नहीं। दैट इज़ वाई एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें, जैसे कि राइटिंग की पोजीशन क्या है, ठीक है, पेन किस तरह से पकड़ा हुआ है, या फिर कोई सडन बॉडी प्रॉब्लम हो गई लाइक ईचिंग, या फिर कहीं पे पेन बॉडी एक समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वेरिएशन कॉज करती हैं। अब हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नेचुरल वेरिएशंस अ बेन और बून। यानी कि नेचुरल वेरिएशंस जो होते हैं वह एक अभिशाप है या फिर एक वरदान है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही हैं, क्योंकि अगर किसी भी राइटिंग में वेरिएशंस प्रेजेंट है, इसका ये मतलब है कि वो जेन्युइन है, वो किसी भी तरह से ट्रेस नहीं किया गया है, कॉपी नहीं किया गया है, मतलब फोर्जरी के चांसेस बहुत ही कम है वैसे टाइप की राइटिंग स्टाइल में। बट इन केस अगर बिल्कुल भी नेचुरल वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है, एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी हुआ है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो एक फोर्ज्ड कॉपी है। इसीलिए नेचुरल वेरिएशन किसी भी एक्सपर्ट के लिए एक वरदान की तरह काम करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू फिगर आउट वेदर द पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट इज़ फोर्ज्ड और जेन्युइन। सो इन अ नटशेल, किसी भी रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग में नेचुरल वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे ही। यही इंडिकेट करता है कि वो बहुत ही नेचुरल तरीके से लिखी गई राइटिंग है, बहुत ही जेन्युइन राइटिंग है। बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन होना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट मोस्ट प्रोबेबली फोर्जरी हुई है। बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं है, अगेन ये इंडिकेशन है फोर्जरी का। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएशन होने ज़रूरी भी हैं। अगला प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करेंगे वो है परफेक्ट फोर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल। फोर्जरी वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है कॉपी करना, इमिटेट करना। ये तीनों वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं, एंड आई विल बी यूजिंग देम फ्रीक्वेंटली जब मैं आपको ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूँगी। तो इस प्रिंसिपल का सिंपली ये कहना है कि एक परफेक्ट फोर्जरी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि परफेक्ट फोर्जरी आप किसको बोलेंगे? एक वैसी नकल उतारी गई हो जिसको आप ओरिजिनल से डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएँ, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े, तो वैसी फोर्जरी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्सपर्ट डिटेक्ट कर ही लेंगे। बट कभी कभी ना क्या होता है कि ऐसी एक फोर्जरी क्रिएट कर दी जाती है, ऐसा कॉपीड डॉक्यूमेंट या कोई सिग्नेचर आपको मिल जाएगा जो कि नियर परफेक्ट होगा। कीप दिस वर्ड इन माइंड, नियर परफेक्ट, नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट, क्योंकि एग्जैक्टली परफेक्ट फोर्जरी तो पॉसिबल है ही नहीं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसीलिए आप ये मानते चलिए कि नियर सिमिलर या नियर परफेक्ट फोर्जरी समवॉट पॉसिबल है, जिसको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन जाता है। अब रीज़न क्या होता है, क्यों आखिर परफेक्ट फोर्जरी पॉसिबल नहीं है, क्यों एग्जैक्टली सेम तरीके से कॉपी नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहला रीज़न तो वही है जो इसके पहले हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, नेचुरल वेरिएशन का। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन तो दिख ही जाएगा जब हम फोर्जरी कर रहे होंगे तो, या फिर जब फोर्जरी कर रहा होगा तो। और दूसरा ये होता है कि आप खुद सोच कर देखिए, वो फोर्जर भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उसकी खुद की अपनी एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें वो लिखता आ रहा है सदियों से। बट फोर्जरी में क्या करना पड़ता है कि किसी और के राइटिंग स्टाइल को कॉपी करना होता है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है कि कंटिन्यूसली आप किसी और के राइटिंग स्टाइल को वैसा ही सेम थ्रू आउट कॉपी करते चले जाएं, क्योंकि एक ना एक टाइम के लिए उस इंसान की अपनी खुद की राइटिंग भी उसमें झलक ही जाएगी कहीं ना कहीं, थोड़ी सी ही सही। दैट्स वाई एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, एक स्टेज के बाद पर्सन ग्राफिक मैच्योरिटी अटेन कर लिया होता है और उसकी एक पर्टिकुलर हैंड राइटिंग फॉर्मेट बन चुकी होती है। तो अब हैंड राइटिंग हमारा कॉन्शियस नहीं बल्कि सबकॉन्शियस आर्ट बन चुका है,
हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैंड राइटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर हम जो कुछ भी लिख रहे होते हैं उस पर हम उतना एम्फेसिस नहीं डालते, बिकॉज उतना एम्फेसिस डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल दी स्ट्रोक्स लैंड्स दैट यू वुड बी डूइंग या यू वुड बी मेकिंग। आपको ए कैसे बनाना है, बी कैसे बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता। तो वही होता है, जब फोर्जर इमिटेशन की शुरुआत करता है तब तो वो शुरुआत के स्ट्रोक्स बहुत अच्छे बनाता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है हिज सबकॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर और वो अपनी खुद की नेचुरल राइटिंग बना देता है। देन अगेन उसे याद आता है कि अरे नहीं भाई, मैं तो इमिटेट कर रहा हूँ विक्टिम की राइटिंग को। देन फिर अगेन वो वही हैंड राइटिंग बनाना शुरू कर देता है जो उसको इमिटेट करनी होती है। तो ऐसे कर करके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में फंबल करती रह जाती है चीज़ें। और यहाँ से तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों ये कहा गया है कि परफेक्ट फोर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे परफेक्ट फोर्जरी पॉसिबल नहीं है। सो एक्सपर्ट कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि वेदर फोर्जरी इज़ बीइंग डन या नॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्जर किसी कलर कॉपी या फिर डिजिटल कैमरा, स्कैनर, कंप्यूटर, ऐसे किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकता है फॉर क्रिएटिंग अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जो कि शायद कोई नॉन एक्सपर्ट पहचान ना पाए। बट फिर से वही बात कि एक्सपर्ट से कुछ नहीं छिपता। दूसरा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइक। ये सबसे इजी प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर एक हिंदी में लिखे हुए डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं, तो आप दूसरे हिंदी में लिखे हुए डॉक्यूमेंट को ही प्रेफर करेंगे या फिर दो सिग्नेचर्स ही आपस में कंपेयर किए जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक सिग्नेचर और एक फिंगरप्रिंट को कंपेयर किया जाए। तो यही कहता है प्रिंसिपल कि लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। जो सिमिलर चीज़ें हैं सिर्फ उनका ही कंपैरिजन किया जाना पॉसिबल है। एक हैंड राइटिंग स्टाइल को दूसरे हैंड राइटिंग स्टाइल से ही कंपेयर करेंगे। किसी सिग्नेचर को आप भरे पूरे पैराग्राफ से तो कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू वोंट गेट द रिजल्ट दैट यू मस्ट बी सीकिंग फॉर। इसी के साथ साथ इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाता है कि राइटिंग स्टाइल जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है शुड बी सेम एज वेल। लाइक अगर डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट बोल्ड लेटर्स में मिला है तो हम उसे बोल्ड लेटर वाले अदर डॉक्यूमेंट से जो कि ओरिजिनल क्लेम किया जा रहा है या फिर जो कि विक्टिम की ओरिजिनल राइटिंग में लिखा गया है उससे ही कंपेयर करेंगे। अगर कर्सिव राइटिंग में है देन वी विल गो फॉर कर्सिव राइटिंग या फिर कर्सिव लेटर। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों को लिखने का तरीका इंग्लिश में ही ले लीजिए एग्जाम्पल, बहुत अलग होता है। इंग्लिश में कोई ए इस तरह से बनाता है तो कोई ए को इस तरह से बनाता है। इसी तरह और भी कई लेटर्स हैं जो कि कैपिटल में अलग और स्मॉल में अलग लिखे जाते हैं अलग अलग पर्सन द्वारा। इसीलिए वी शुड गो फॉर सेम राइटिंग स्टाइल। एंड वी ऑलरेडी नो दैट हैंड राइटिंग इज़ अ सबकॉन्शियस आर्ट, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैंड राइटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, बट कभी कभी इंटेंशनली हमारा कॉन्शियस माइंड भी उसे कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक इन केस ऑफ फोर्जरी या फिर इन केस यू वांट टू मेक समथिंग ब्यूटीफुल रिटन स्क्रिप्ट या ऐसा कुछ भी चीज़ प्रोजेक्ट में कभी कभी हम लोग थोड़ा और सुंदर लिखना चाहते हैं तो हम अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग से हट के कुछ दूसरी हैंड राइटिंग भी अडाप्ट करते हैं, बट अगेन वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। अगला प्रिंसिपल आता है हैंड राइटिंग इज़ टाइम वेरिएंट, मतलब कि समय के साथ साथ हैंड राइटिंग भी बदलती रहती है। बहुत सी चीज़ें होती है जैसे एविडेंस भी होता है, वो भी टाइम के साथ साथ हटता जाता है, ख़त्म होता जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह से हैंड राइटिंग भी टाइम वेरिएट है, टाइम के साथ बदलते जाती है। बचपन में हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी क्लमजी सी रहती है जब हम सीख रहे होते हैं। वी वर इलिटरेट व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हमें लिखना नहीं आता था तब हमारी हैंडराइटिंग कुछ और होती है। टीनेज में थोड़ी और बदल जाती है। देन एडल्टहुड पहुँचते पहुँचते हम एक ग्राफिक मैच्योरिटी अटेन कर चुके होते हैं और हमारी एक पर्टिकुलर हैंडराइटिंग बन चुकी होती है। तो चेंजेस जो आते हैं हैंडराइटिंग में वो परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं। ओल्ड एज में क्या होता है, मसल थोड़ी वीक हो जाती हैं, बहुत से लोगों को बहुत से डिजीज़ेज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से पेन प्रेशर उतना अच्छा नहीं रह पाता, पेन में उतनी अच्छी पकड़ नहीं बन पाती जिसकी वजह से राइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है। आई साइट भी वीक हो जाती है। किसी किसी को पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है जिसमें हैंड्स कंटिन्यूसली शेक करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच पर्सन हैंड राइटिंग अगेन अंडरगोज सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग की हैंड राइटिंग में भी कई फेजेस होते हैं उनकी लाइफ के फेजेस की तरह।
अगला प्रिंसिपल है अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, यानी कि हम अपीयरेंस अलोन से ये नहीं कह सकते, सिर्फ देखने मात्र से ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग फोर्ज्ड है या नहीं है। तो कोई भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिर्फ ऊपर से देख के नहीं बता देते कि ये फोर्ज्ड है या ये जेन्युइन है, बल्कि और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं विच दे हैव टू टेक इन कंसिडरेशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मास्टर फोर्जर में मिसलीड, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं अपने वर्क में कि दे मिसलीड द एक्सपर्ट। प्रिंसिपल है सिमिलर एंड डिससिमिलर फीचर्स कोएग्जिस्ट, मतलब कि किसी भी दो राइटिंग स्टाइल में, लेट अस टेक सिग्नेचर फॉर एन एग्जांपल, एक डिस्प्यूटेड सिग्नेचर और ओरिजिनल सिग्नेचर दोनों में ही ऐसे बहुत से फीचर्स होंगे जो कि सिमिलर भी होंगे, प्लस साथ में ऐसे बहुत से फीचर्स होंगे जो कि आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे, बट दे बोथ विल कोएग्जिस्ट, मतलब बोथ विल एग्जिस्ट टुगेदर। सो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्सपर्ट हैव टू फॉर्म सम कंक्लूजन, तो वो एक डेटा तैयार कर सकते हैं ऑन विच दे वुड मेंशन ऑल द डिससिमिलरिटीज़ जो सिग्नेचर में प्रेजेंट है और ऑल दी सिमिलरिटीज़ जो सिग्नेचर में प्रेजेंट है, देन ए कैलकुलेटिव डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कुड बी फॉर्म्ड। तो ये बस इतना ही कहता है, ये बहुत ही छोटा सा और इजी सा प्रिंसिपल है कि सिमिलर और डिससिमिलर दोनों ही फीचर डिस्प्यूटेड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, कुछ सिमिलरिटीज़ भी होंगी तो कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी होंगी। यहाँ पर पूरा होता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड राइटिंग का टॉपिक। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड लेट मी नो कि आपको कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए।